अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कवर करने के बाद हम रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फार्मूला भी देखेंगे। तो इसमें बच्चे आप देख सकते हैं बैटरी है और रेजिस्टेंस है और ये करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे इससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। रेजिस्टेंस हम कांस्टेंट रखते हैं और फिर हम करंट की वैल्यू को मेजर करेंगे। ठीक है, तो इधर से आप देख सकते हैं करंट, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है इसलिए हमने ड्रा किया है अलोंग वाई एक्सिस, और जो रेजिस्टेंस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ड्रा किया है अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जो स्लोप है वो आएगी आई ओवर वी। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी एट वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी एट एक्स एक्सिस, तो क्वांटिटी एट वाई एक्सिस करंट है और क्वांटिटी एट एक्स एक्सिस पोटेंशियल वी है। तो इस वजह से जब आप फाइंड करेंगे तो जो स्लोप है वो आएगी आई ओवर वी। अब आई ओवर वी किसके इक्वल है? 1 ओवर आर के, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के 1 ओवर आर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 ओवर स्लोप लेंगे, स्लोप किसके इक्वल है? आई ओवर वी के, तो 1 ओवर स्लोप किसके इक्वल होगा? वी ओवर आई के, जो कि रेजिस्टेंस के बराबर है। तो अगर पूछा जाए आई वी ग्राफ में आपने फाइंड करना है रेजिस्टेंस को, तो वो किसके इक्वल है? 1 ओवर ग्रेडियंट के। अच्छा, तो हम पोटेंशियल को इंक्रीज करके देखते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जब आप पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस हमने 500 ही रखी है, तो आप देखते हैं करंट भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए 44 वोल्ट पे 88 मिली एम्पेयर है। तो आप इसे, और इसी तरह अगर हम इस वैल्यू को 30 पे था तो 60 मिली एम्पेयर है। इसका मतलब है अगर हम कम करें, फर्ज करें 20 कर दें, तो कितनी होगी वैल्यू? 40। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना कि वोल्टेज ज्यादा करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा करते हैं तो करंट ज्यादा आता है। अगर वोल्टेज जो है वो कम करते हैं तो करंट भी कम आता है, और आप इसके स्लोप पे भी इफेक्ट देख सकते हैं। लेकिन इसमें ये याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस क्या रही है? कांस्टेंट। रेजिस्टेंस कांस्टेंट रही है। अगर आप जो वोल्टेज है वो भी वही रखें और करंट भी वही रखें, और अगर आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दें, ठीक है, रेजिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करें, तो उससे भी जो करंट है उस पर फर्क पड़ेगा। अगर आप देख सकें इधर जो है करंट की वैल्यू को हमने वोल्टेज सेम रखी और रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं R इज इक्वल टू V ओवर I, यानी कि R और I, रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के इनवर्सली हैं अगर वोल्टेज कांस्टेंट रहे, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो करंट डिक्रीज होता है, ये आप देख रहे हैं, और अगर हम रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं तो करंट इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इस तरह आप वैल्यूज को, जो चेंजेस हैं वो देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन समझ आ गया होगा। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों, जो बुक से है वो हम फॉर्मली शुरू करने लगे हैं। तो इसमें बच्चे जो पहली बात याद रखनी है वो ये कि रेजिस्टेंस, जैसा कि हम मोस्टली नेगेटिव मीनिंग में यूज करते हैं कि ये ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट है, लेकिन इसके यूजेस भी हैं। जैसा कि अगर आपको याद हो कि हमने फ्रिक्शन के एडवांटेज भी पढ़े हुए हैं और डिसएडवांटेज भी हैं।
इसी तरह रेजिस्टेंस हमेशा जो है वही कि ये करंट को लिमिट नहीं करती, बल्कि उस करंट को लिमिट करने के फायदे भी हैं। हीटिंग एलिमेंट्स में ये यूज़ होती है। इसका जो यूज़ है कि चार्ज को अपोज करती है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, जैसे कि हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ा था। तो वहाँ पर जो भी एलिमेंट जो रेजिस्टेंस यूज़ की जाएगी, कोई मटेरियल यूज़ किया जाएगा, वो ऐसा यूज़ किया जाएगा जिसकी हाई रेजिस्टेंस हो। इसके अलावा ये सर्किट एलिमेंट्स का एक सर्किट एलिमेंट्स के तौर पे एक काम करते हैं। हर सर्किट का ये लाजमी जुज़ है। ये सेंसर एलिमेंट के तौर पे भी काम करते हैं। शायद आपको याद हो कि हमने 10th में LDR लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर के बारे में सुना था, तो वो यानी कि एक्ट कर रहा था एज अ सेंसर के तौर पर। तो यही नहीं, वो करंट को लिमिट नहीं, सर्किट का, हर सर्किट का ये लाजमी जुज़ है। इससे पहले चंद एक और बातें जो याद रखनी है वो ये कि जो हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर लेते हैं, तो इसमें जो वायर है उसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो लेते हैं। मीन के कोई एनर्जी चार्ज कंज्यूम नहीं करते जब वो मूव करते हैं थ्रू द वायर्स, यानी कि वायर्स की जो रेजिस्टेंस है वो एक किस्म के हम ज़ीरो ले रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि जो प्रैक्टिकल सिस्टम है उसमें वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़ीरो नहीं होता, बल्कि किसी ना किसी हद तक जो वायर हैं वो रेजिस्टेंस ऑफर करती हैं और उनके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है। लेकिन जो हम सर्किट्स पढ़ते हैं उसमें हम जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस द वायर्स, वो ज़ीरो लेते हैं। फिर अगर हम इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, रेजिस्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम कंसीडर करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द रेजिस्टर है वो यूनिफॉर्म है और वो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल जो है वो उसकी डायरेक्शन होती है। तो याद हो कि अगर हम E इज इक्वल टू वी डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर लिखते थे, तो यहाँ पर E इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई एल लेंथ ऑफ कंडक्टर लिख देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बुक से शुरू करते हैं। बुक के ही पेजेस हैं जहाँ से मैंने लेक्चर्स को मार्क किए हैं। अब इसमें जो हमने पॉइंट्स याद रखने हैं कि ओहम लॉ क्या डिस्क्राइब करता है कि कितना करंट फ्लो करेगा जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। किसने पेश किया? एक जर्मन फिजिसिस्ट थे और उनका नाम है जॉर्ज साइमन ओहम। और उन्होंने क्या डिस्कवर किया, इसकी पहले डेफिनेशन आपको नजर आ रही होगी। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर यानी कि रेजिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए, और उसमें क्या आ जाता है, टेम्परेचर और लेंथ और जो एरिया है वो भी अफेक्ट करते हैं, आपको पता है, रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि रेजिस्टेंस को चेंज कर सकता है उसे चेंज नहीं होना चाहिए। तो ओहम लॉ आई प्रोपोर्शनल बी है या V इज इक्वल टू आई आर। बी पोटेंशियल डिफरेंस है, आई करंट है और R यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो कि यहाँ रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। फिर रेजिस्टेंस होती क्या है, ऊपर मार्क किया है ग्रीन बॉक्स में कि ये मेजर ऑफ अपोजिशन है टू द फ्लो ऑफ करंट। ये क्यों होती है ऑपोजिशन? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कोलाइड करते हैं विद द एटम्स और विद द इलेक्ट्रॉन्स देमसेल्व्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से भी टकराते हैं और एटम्स के साथ भी, जिसकी वजह से उनके फ्लो को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। यूनिट क्या है इसका? ओहम है यूनिट इसका। ओहम जो है वो किसके बराबर है कि अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो करें, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अप्लाई किया है, तो उस वक्त रेजिस्टेंस कितनी होगी? 1 ओहम। ओहम किसके बराबर है? वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पियर के। फिर बच्चों जो मटेरियल के हिसाब से है, ठीक है, तो कुछ मटेरियल ओहमिक हैं जो कि ओहम लॉ को फॉलो करते हैं। मीन कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के दरमियान ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो आएगी स्ट्रेट लाइन। ठीक है,
लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो ओम लॉ को फॉलो नहीं करते। मतलब अगर हम ग्राफ ड्रा करें बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस और करंट और डेटा को नोट करते जाएं, तो जब हम डेटा को नोट करने के बाद ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। अब वो क्यों नहीं आएगी, उसके डिफरेंट रीजंस हैं। ठीक है, ओमिक मटेरियल में जैसा कि जो वायर्स हैं, कॉपर वायर है, गोल्ड वायर, सिल्वर वगैरह, ये ओमिक मटेरियल हैं। नॉन ओमिक में यहाँ पर चंद चीज़ें मेंशन हैं, जैसे कि बल्ब हैं, सेमीकंडक्टर डायोड्स हैं। तो ये जो है वो नॉन ओमिक मटेरियल्स हैं। नेक्स्ट ग्राफ को एक्सप्लेन किया गया है बल्ब और सेमीकंडक्टर डायोड के। इसमें बच्चे आप देख सकते हैं कि दो नॉन ओमिक मटेरियल, जो ऊपर है वो बल्ब के लिए है और जो नीचे है वो सेमीकंडक्टर डायोड के लिए। ठीक है, सेमीकंडक्टर डायोड क्या होता है, इसकी जो डिटेल है वो हम आगे, हमारा एक पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि ये मटेरियल कैसे होते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। और इसमें सबसे पहले है बल्ब फिलामेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक नॉन ओहमिक डिवाइस है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो इनिशियली स्टेज पे, शुरू में अगर आप देख सकते हैं कि एक पोर्शन है जहां पर स्ट्रेट लाइन है इनिशियल स्टेट पे। ठीक है, एरो भी आपको नजर आ रहा होगा कि इनिशियल स्टेट पे ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है। अब वो इनिशियल स्टेट पे ग्राफ लाइन स्ट्रेट क्यों है, क्योंकि स्मॉल करंट की वजह से जो रेजिस्टेंस है या जो हीटिंग इफेक्ट है वो ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आता है। लेकिन आगे आप देख रहे हैं बेंडिंग आ रही है। जो बेंडिंग है कि v तो इंक्रीज हो रहा है, इस बेंडिंग का क्या मतलब है, v इंक्रीज हो रहा है आप देख रहे हैं, लेकिन i की वैल्यू उतनी इंक्रीज नहीं हो रही जितनी के पहले हो रही थी। तो ज़्यादा इंक्रीज है v में और जो इंक्रीज है i में वो कम है। ठीक हो गया, अब वो i में इंक्रीज कम है तो अब सवाल ये पैदा होता है कि i में इंक्रीज क्यों कम है, क्या ऐसा हुआ कि i की वैल्यू कम इंक्रीज हो रही। तो उसमें ये जो रेड बॉक्स में आपको नजर आ रहा होगा कि रेजिस्टेंस क्यों इंक्रीज होती है, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पर जब जो है वो मटेरियल की रेजिस्टेंस, मटेरियल में से करंट बढ़ता है तो उसके हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। उसमें टंगस्टन हम फिलामेंट यूज़ करते हैं, तो उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है, करंट बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो वही इलेक्ट्रॉन्स जो कोलिजन है वो ज़्यादा विगरस हो जाता है, ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। और जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें सेमीकंडक्टर डायोड का दिखाया गया है। अगर हम पॉजिटिव को, जो डायोड है उसकी दो साइड्स हैं, एक है पॉजिटिव साइड और दूसरी है नेगेटिव साइड। अगर डायोड की पॉजिटिव साइड को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ें और डायोड की नेगेटिव साइड को नेगेटिव से जोड़ें तो हम कहते हैं बैटरी के नेगेटिव से, तो हम कहते हैं ये फॉरवर्ड बायस्ड डायोड है, जो कि जिसका जो ग्राफ है वो आपको पहले क्वाड्रेंट में नजर आ रहा है। और रिवर्स बायस में क्या होता है, इसका उल्ट हो जाएगा। अगर आप डायोड के पॉजिटिव साइड को बैटरी की नेगेटिव साइड से और डायोड की नेगेटिव को बैटरी के पॉजिटिव साइड से जोड़ दें, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से, तो जो सिचुएशन है वो रिवर्स बायस कहलाती है, जैसा कि आपको थर्ड क्वाड्रेंट में नजर आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में डायोड कंडक्ट नहीं करता, बहुत ही कम करता है। क्यों नहीं करता, ये बच्चों आगे इसका आंसर आएगा। ठीक है, वो डिटेल के साथ ये सारे टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी यही हम कह सकते हैं कि डायोड कंडक्ट नहीं करता। और जो आपको फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है उसमें जो नज़र आ रहा है, उसमें शुरू में क्या होता है कि जो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल का बढ़ाव, तो शुरू में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको नज़र आ रहा है उसमें क्या होता है कि ये बना हुआ है सेमीकंडक्टर का। अब सेमीकंडक्टर के बने होने का क्या है कि जब आप वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो इसके अंदर जो है वो कहते हैं पी टाइप और एन टाइप मटेरियल होता है। ठीक है, पी टाइप और एन टाइप मटेरियल होता है और ये फोर्थ ग्रुप से, सेमीकंडक्टर फोर्थ ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। तो फोर्थ ग्रुप वालों में इनमें होता है कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो जब आप
वोल्टेज जो है वो इंक्रीज करते हैं तो इनके अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, इनके अंदर चार्ज कैरियर्स बढ़ जाते हैं। जब चार्ज कैरियर्स बढ़ते हैं तो करंट जो है वो अचानक बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, मतलब स्मॉल इंक्रीज इन वी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर देता है करंट के अंदर। तो इस वजह से ये आपको नज़र आएगा कि शुरू में आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते करते और आई बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि पोटेंशियल इंक्रीज करने से। और उसकी वजह क्या होती है कि ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड आप कह लें कि ब्रेक हो जाते हैं और ज़्यादा चार्ज कैरियर्स मिल जाते हैं इसे, जब ये फॉरवर्ड बाइसिंग पे इसकी जो वोल्टेज है वो बढ़ाई जाती है। और लास्ट में बच्चों पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर्स का। इसमें आपने याद करना जो पुरानी बातें याद करनी है उसमें ये है कि जब पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो पैरेलल रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह आता है, क्या वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है, R1 R2 और R3 के, क्या करंट सेम रहता है या डिफरेंट रहता है। तो दोनों कॉम्बिनेशन के लिए आपने देखना है कि पोटेंशियल दोनों में कैसा रहता है। तो सीरीज में डिवाइड हो जाता है पोटेंशियल, जबकि पैरेलल में सेम रहता है। ठीक है, सीरीज में डिवाइड हो जाएगा पोटेंशियल। मिसाल के तौर पे आपने 5 वोल्ट अप्लाई किया है, ठीक है, तो फर्ज करें R1 पे 3 वोल्ट आ गया और R2 और R1 पे 1 वोल्ट आ गया, तो सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सब पर पोटेंशियल सेम रहेगा, सब पर पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा, पैरेलल में रेजिस्टेंस जो है वो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आती है, जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। जबकि पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है वो कॉम्बिनेशन से, मतलब R1 R2 और R3 की निस्बत कम वैल्यू आती है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। आगे इसे हम एक एक्टिविटी के जरिए देख लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर मैं एक सीरीज और पैरेलल सर्किट जोड़ने लगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये 9 वोल्ट्स है, ये 10 ओम है और इनमें करंट जो है वो 0.45 एम्पियर जो है वो पास हो रहा है। अब अगर हम बैटरी का पोटेंशियल देखें, ठीक है, तो ये कितना है, 9 वोल्ट्स। बैटरी का जो पोटेंशियल है वो क्या है, 9 वोल्ट्स। अब ज़रा हम रेजिस्टर के अक्रॉस देखते हैं कि क्या हर रेजिस्टर 9 वोल्ट है, तो नहीं। जो पोटेंशियल है 9 वोल्ट वो डिवाइड हो गया इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस के दरमियान, दोनों रेजिस्टेंसेस बराबर हैं, तो 10 वोल्ट तो 4.5 वोल्ट इसने लिया, 4.5 वोल्ट इसने लिया। इस वजह से जो पोटेंशियल है वो सीरीज सर्किट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अब इसी तरह हम एक और यानी कि पैरेलल सर्किट जो है वो ड्रा करते हैं। अभी इधर ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें अगर आप दोनों में देखें कि वही रेजिस्टेंसेस यूज़ किए हैं, लेकिन जो करंट है वो दोनों में क्या है, सेम है। लेकिन अगर हम एमीटर यहाँ पे एक लगा देते हैं, तो आप देखिए जो टोटल करंट है वो फ्लो कर रहा है 1.80 वोल्ट, जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है, और वो 1.80 वोल्ट इन दो रेजिस्टेंसेस के दरमियान डिवाइड हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं एमीटर लगा सकूं तो इसमें देखें हर जगह 0.45,
तो सीरीज सर्किट में जो करंट है वो क्या रहता है, सेम, लेकिन पोटेंशियल जो है वो क्या रहता है, डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पर आप बैटरी का पोटेंशियल देखें 9 वोल्ट होगा, ठीक है, 9 वोल्ट। अब आप जो है वो देखें इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल देखें, 9 वोल्ट होगा। इधर देखें इसका पोटेंशियल देखें, 9 वोल्ट होगा, ठीक है। तो जो पैरेलल सर्किट है उसमें जो पोटेंशियल है वो सब पर वही होता है जो कि बैटरी का है, करंट डिवाइड हो जाता है और जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो रेसिप्रोकल होकर ऐड होती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। और अब बस हमारा लास्ट पोर्शन रह गया, उसमें चंद एक क्वेश्चन हैं। और लास्ट में बच्चों ये चंद एक क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि ओम लॉ की डेफिनेशन आपको आती है या नहीं, क्या आप ओमिक और नॉन ओमिक मटेरियल्स के दरमियान डिफरेंस बता सकते हैं, शेप ऑफ ग्राफ क्या होता है ओमिक मटेरियल के जरिए और ओमिक मटेरियल का, और किस तरह आप रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं अगर आपको वी आई ग्राफ दिया हो, और वी आई ग्राफ में बल्ब का फिलामेंट शुरू में स्ट्रेट लाइन क्यों शो करता है और बल्ब का फिलामेंट स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं शो करता जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। और इसी तरह बच्चों के आप रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट कांस्टेंट क्यों नहीं रख सकते। सेमीकंडक्टर डायोड जो है वो क्या है, ओमिक और नॉन ओमिक है, अगर नॉन ओमिक है तो क्यों है, और रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इंक्रीज या डिक्रीज कर देती है जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स इंक्रीज। यहाँ पर इन फॉरवर्ड बाइसिंग भी आना चाहिए, ठीक है ना। और लास्ट में है कि कैपेसिटर्स और बैटरीज आपके ख्याल में ओमिक है नॉन ओमिक है, आप रीज़न भी दें कि आप ओमिक कंसीडर करते हैं या नॉन ओमिक। और 11 है कि अगर रेजिस्टेंस आपको दी गई है और रेजिस्टेंस को आपने 3 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया, वो जो रेजिस्टेंस है उसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अब तीनों पार्ट्स को आप जो है वो ज्वाइन कर देते हैं पैरेलल में, वो जो पार्ट्स जो कि सेपरेट हो चुके हैं अब उन्हें आप पैरेलल जोड़ें तब उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, और अगर आप उन तीनों पार्ट्स को सीरीज में जोड़ दें तब उस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। तो आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।